हमारा आज का टॉपिक है पाइपलाइन हजार्ड। पाइपलाइन हजार्ड कोई भी एक ऐसी कंडीशन जिसके कारण हमारे पाइपलाइन ऑपरेशंस में स्टॉल्स आते हैं, उसको हम पाइपलाइन हजार्ड बोलते हैं। स्टॉल का मतलब होता है किसी चीज को रोकना या फिर स्टॉप करना। जैसा कि हम जानते हैं कि एक पाइपलाइनिंग में हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनकी कुछ डेजिग्नेटेड क्लॉक होती है और वो हर इंस्ट्रक्शन अपनी डेजिग्नेटेड क्लॉक में ही एग्जीक्यूट होता है। पर मान लीजिए ड्यू टू सम रीजन कोई इंस्ट्रक्शन अपनी डेजिग्नेटेड क्लॉक में एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम अराइज होती है और ये होता है हमारे पाइपलाइन हैजार्ड के कारण। अब इसको रिमूव करने के लिए हमें स्टॉल्स लगाने पड़ते हैं, हमें पाइपलाइन को रोकना पड़ता है, मतलब जो भी एग्जीक्यूशन ओवरलैपिंग में हो रहे हैं हमको उनको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना होता है। ये जो हमारे पाइपलाइन हैजार्ड है ये 3 टाइप के होते हैं, जिसमें पहला होता है डेटा हैजार्ड, हमारा सेकंड होता है कंट्रोल हैजार्ड एंड जो थर्ड पाइपलाइन हैजार्ड होता है वो होता है स्ट्रक्चरल हैजार्ड। अगर हमारी पाइपलाइन में हैजार्ड्स आते हैं तो हमारी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो जितना हम चाह रहे थे पाइपलाइन के थ्रू इम्प्रूव करने के लिए उतनी नहीं हो पाती। तो चलिए इन सब हैजार्ड्स को एक एक करके समझते हैं, बट शॉर्ट में समझ लीजिए। जो डेटा हैजार्ड होता है वो होता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, एक दूसरा इंस्ट्रक्शन एक पहले इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड कर रहा है और अगर पहले इंस्ट्रक्शन ने डेटा को रेडी नहीं किया है और सेकेंड इंस्ट्रक्शन उसको यूज करने के लिए तैयार है तो उस केस में हमारा होता है डेटा हैजार्ड। ये होता है डेटा डिपेंडेंसी के कारण। जब इंस्ट्रक्शन में डेटा डिपेंडेंसी होती है तो हमारा डेटा हैजार्ड आता है। अगर हम बात करते हैं कंट्रोल हैजार्ड की तो ये बेसिकली ब्रांचिंग के कारण होता है। हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी आप अगर की पॉइंटर्स से समझें तो हमारा कंट्रोल हैजार्ड ब्रांचिंग के कारण अराइज होता है। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल हैजार्ड की तो एक्चुअली स्ट्रक्चरल हैजार्ड में क्या होता है कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो सेम टाइम पर एक रिसोर्स को एग्जीक्यूट या एक्सेस करना चाहते हैं, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। हमें इंस्टॉल्स लगाने पड़ते हैं, हमें पाइपलाइन को स्टॉप करना पड़ता है ताकि इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम अराइज ना हो, और ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल हैजार्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हैजार्ड से, जो कि है डेटा हैजार्ड। डेटा हजार्ड में हम डेटा को रेडी होने से पहले यूज करते हैं अगर, तो हमारा डेटा हजार्ड आता है। ये होता है हमारा डेटा डिपेंडेंसी के कारण। तो चलिए मैं एक आपको एग्जांपल से बताती हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा इंस्ट्रक्शन 1 है और ये मेरा इंस्ट्रक्शन 2 है। इंस्ट्रक्शन 1 में हम x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 कर रहे हैं और जो इंस्ट्रक्शन 2 है वो मेरी x की वैल्यू को यूज करने वाला है, जो कि अभी अपडेट होगी इंस्ट्रक्शन 1 एग्जीक्यूट होने के बाद। तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल्स टू सपोज y कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है, ये जो इंस्ट्रक्शन 2 है ये डिपेंड कर रहा है इंस्ट्रक्शन 1 पे। अब सबसे पहले सीक्वेंस अगर देखें तो क्या होना चाहिए था, इंस्ट्रक्शन 1 को पहले एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए था, x की वैल्यू जनरेट हो जानी चाहिए थी, स्टोर हो जानी चाहिए थी, और उसके बाद इंस्ट्रक्शन 2 को एग्जीक्यूट होना चाहिए था। लेकिन अगर मान लीजिए किन्हीं कारण से हमारा इंस्ट्रक्शन 1 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बट इंस्ट्रक्शन 2 को इंस्ट्रक्शन 1 के x की जरूरत पड़ी, मतलब डेटा रेडी नहीं हुआ लेकिन उसको यूज करने के लिए सेकेंड इंस्ट्रक्शन रेडी हो गया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई, हैजार्ड आया, और ये हुआ हमारा डेटा डिपेंडेंसी के कारण। और इसको रिमूव करने के लिए हमें क्या लगाने होंगे, इंस्टॉल लगाना होगा, मतलब पाइपलाइन को रोकना होगा। जो सेकंड इंस्ट्रक्शन ओवरलैपिंग में हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे थे अब हम उसको फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं करवा पाएंगे और अल्टीमेटली परफॉर्मेंस जो है, जो हम चाह रहे थे परफॉर्मेंस इंप्रूव करना, वो नहीं हो पाएगी। ये जो डेटा हैजार्ड होते हैं ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, जिसमें हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है रीड आफ्टर राइट। इसको हम
रीड आफ्टर राइट ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड हैजार्ड होता है हमारा राइट आफ्टर रीड, इसको हम WAR भी बोलते हैं। और जो हमारा थर्ड हजार्ड होता है वो होता है राइट आफ्टर राइट, जिसको हम WAW भी बोलते हैं। हमारा जो रीड आफ्टर राइट हैजार्ड है उसको हम ट्रू डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, ये मेरी ट्रू डिपेंडेंसी कहलाता है। राइट आफ्टर रीड हैजार्ड को हम एंटी डिपेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। और हमारा जो राइट आफ्टर राइट है इसको हम आउटपुट डिपेंडेंसी के नाम से भी जानते हैं। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं रीड आफ्टर राइट को। रीड आफ्टर राइट में प्रॉपर सीक्वेंस अगर बोलें तो क्या होना चाहिए कि डेटा एक बार लिख जाए उसके बाद ही उसको रीड करें। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक इंस्ट्रक्शन आई लेते हैं, एक इंस्ट्रक्शन जे लेते हैं। होना क्या चाहिए था, इंस्ट्रक्शन जे को तभी इंस्ट्रक्शन आई से कुछ वैल्यू को रीड करना चाहिए था जब एक बार इंस्ट्रक्शन आई उस वैल्यू को राइट कर दे। पर हुआ क्या, इंस्ट्रक्शन आई उस वैल्यू को राइट नहीं कर पाया और इंस्ट्रक्शन जे ने उस रिटन वैल्यू या फिर जो भी ओल्ड वैल्यू थी उसको रीड करने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक इनकरेक्ट वैल्यू रीड होगी जिसके कारण हमारा रीड आफ्टर राइट हैजार्ड आएगा। नाम से ही समझ में आ रहा है, रीड आफ्टर राइट। इसमें इंस्ट्रक्शन आई ने डेटा को राइट नहीं किया, पर क्योंकि इंस्ट्रक्शन जे इंस्ट्रक्शन पे आई पे डिपेंडेंट है उसने डेटा को रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम अराइज होगी और इसको हम बोलते हैं रीड आफ्टर राइट हैजार्ड। चलिए अब समझते हैं राइट आफ्टर रीड हैजार्ड को। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ राइट आफ्टर रीड। यहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए कि हमको राइट करना चाहिए किसी भी डेटा वैल्यू पे एक बार जब वो वैल्यू पुरानी जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको रीड कर ले। थोड़ा समझते हैं इसको। ये इंस्ट्रक्शन आई है, ये इंस्ट्रक्शन I2 है, फॉर एग्जाम्पल ये I1 है, ये I2 है। प्रॉपर सीक्वेंस क्या होना चाहिए था कि इंस्ट्रक्शन आई कोई वैल्यू x की पहले रीड कर ले, फिर इंस्ट्रक्शन 2 को इस वैल्यू को उसके बाद चेंज करना चाहिए। पर मान लीजिए ड्यू टू सम रीजंस ऐसा नहीं हो पाया, इंस्ट्रक्शन आई जो है वो इंस्ट्रक्शन I2 जो है वो इंस्ट्रक्शन I1 के पहले एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन I1 ने रीड कर ही नहीं पाया और इंस्ट्रक्शन I2 ने उस वैल्यू को कुछ चेंज करके मान लीजिए y कर दिया। तो अब जब इंस्ट्रक्शन 2 उसको रीड करने की कोशिश करेगा तो वहां पे क्या होगा, गलत वैल्यू आएगी। तो ये होता है हमारा राइट आफ्टर रीड। तो चलिए अब हम लास्ट देखते हैं जो कि है हमारा राइट आफ्टर राइट। इसमें जो प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए था वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए था कि इंस्ट्रक्शन 1 किसी डेटा को राइट कर दे, उसके बाद ही इंस्ट्रक्शन 2 को उस डेटा में कुछ अपडेशन करना होता है। पर ड्यू टू सम रीजंस इंस्ट्रक्शन जो I1 है वो उसको राइट नहीं कर पाया और इंस्ट्रक्शन 2 ने पहले उसमें कुछ अपडेशन कर दिए। तो ये हमारा हो गया राइट आफ्टर राइट हैजार्ड, जिसको हम आउटपुट डिपेंडेंसी भी बोलते हैं। तो अभी हमने देखा डेटा हैजार्ड के बारे में। डेटा हैजार्ड क्यों होता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में डेटा की डिपेंडेंसी होती है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड टाइप के हैजार्ड की, जो है हमारा स्ट्रक्चरल हैजार्ड। जब हमारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सेम रिसोर्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं एट द सेम टाइम, तो उससे हमारे अराइज होते हैं स्ट्रक्चरल हैजार्ड। सबसे पहले हम एक नॉर्मल पाइपलाइन देखते हैं जहां पे हमने इंस्ट्रक्शन की ओवरलैपिंग की है। तो सपोज ये मेरा इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, इंस्ट्रक्शन 3 एंड इंस्ट्रक्शन 4। यहाँ पर ओवरलैपिंग में एक इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होगा, डिफरेंट पार्ट में अगर हम उसको डिवाइड करना चाहें तो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को फैच करेंगे, देन इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेंगे, देन इंस्ट्रक्शन को हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा डेटा होगा वो एक करेक्ट प्लेस पे स्टोर करवा देंगे मेमोरी में। फिर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 2 यहाँ से स्टार्ट होगा, इंस्ट्रक्शन फैच होगा मेमोरी से, इंस्ट्रक्शन डिकोड किया जाएगा, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया जाएगा
और यहाँ पर जो भी हमारा डेटा है वो राइट बैक करवा दिया जाएगा मेमोरी में। अब इंस्ट्रक्शन 3 के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फैच हुआ, इंस्ट्रक्शन का मीनिंग फाइंड आउट किया गया, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट किया गया और बाद में उसको हमने राइट बैक करा दिया। अब बात आती है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन 4 की। इंस्ट्रक्शन 4 हुआ यहाँ पर फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ हो क्या रहा है कि इंस्ट्रक्शन 4 को इस टाइम पर मेमोरी को एग्जीक्यूट एक्सेस करना है, और अब थोड़ा सा ऊपर जाइए तो इस टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन I1 है वो मेमोरी में कुछ राइट बैक कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करना है सेम रिसोर्स को एट द सेम टाइम, और यही हमारा जनरेट करेगा स्ट्रक्चरल हैजार्ड। तो अगर हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की, हम स्ट्रक्चरल हैजार्ड को कैसे रिमूव कर सकते हैं, तो इसका पहला सॉल्यूशन होता है स्टॉलिंग। जैसा कि हम स्टॉलिंग समझ चुके हैं, स्टॉल मतलब रोकना, पाइपलाइन ऑपरेशन को डेजिग्नेटेड क्लॉक में जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देना। डेजिग्नेटेड क्लॉक I4 की ये है। हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल रिसोर्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन के थ्रू एक्सेस किया जा रहा है, मेमोरी को एक्सेस किया जा रहा है इंस्ट्रक्शन I1 और I2 I4 के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रोक देंगे, स्टॉल लगा देंगे। हमने यहाँ पे लगाया इसको स्टॉल में, हमने रोक दिया। हम क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन I4 को यहाँ पर फैच करवाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि उस टाइम पे इंस्ट्रक्शन 2 ध्यान से देखिए मेमोरी को यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम इंस्ट्रक्शन I4 को अभी फैच नहीं करवा पाएंगे। एक और स्टॉल लगा देते हैं, चलिए यहाँ पे लगा दिया। पर फिर देखिए ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो हमारा I3 है उसके थ्रू हमारी मेमोरी को यूज किया जा रहा है। फिर यहाँ पे जाएंगे तो सेम प्रॉब्लम, तो मतलब हमको यहाँ से इंस्ट्रक्शन 4 को फैच करना पड़ेगा। तो स्टॉलिंग तो मुझे कोई बेटर ऑप्शन नहीं नजर आ रही है इसमें। तो चलिए सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। जो सेकंड सॉल्यूशन होता है स्ट्रक्चरल हैजार्ड को रिमूव करने का, वो होता है रिसोर्स का डुप्लीकेशन। अब यहाँ पे क्या है, हम मोर देन वन रिसोर्स लगा दें, मतलब मेमोरी हम 2 लगा दें, या जो भी हमारा रिसोर्स कॉन्फिगराइज कर रहा है वहां पे हम क्या करें, डुप्लीकेट रिसोर्स लगा दें। पर क्या रिसोर्स फ्री में आएंगे? नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, रिसोर्स को खरीदना पड़ेगा और कॉस्ट जो है हमारे सिस्टम की वो बढ़ जाएगी। तो ये भी मुझे कोई बेटर ऑप्शन नहीं दिख रहा, बट हाँ ठीक है, स्ट्रक्चरल हैजार्ड को रिमूव कर रहा है। तो थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन होता है वहां पे हम जो रिसोर्स है उनको क्या कर सकते हैं, रिसोर्स को भी पाइपलाइन में डाल सकते हैं। हम रिसोर्स की भी पाइपलाइनिंग कर सकते हैं, बट क्या होगा ना, इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी पाइपलाइनिंग में ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए। तो अब मान लीजिए हम रिसोर्स को भी पाइपलाइन करना स्टार्ट कर देंगे, तो सोचिए कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इश्यू आएगा कॉम्प्लेक्सिटी का। हाँ पर ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन तो जरूर है, बट कहीं ना कहीं कॉस्ट और टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बढ़ रही है। तो ये है हमारा स्ट्रक्चरल हैजार्ड। चलिए अब समझते हैं हमारे थर्ड हैजार्ड को। तो हमारा जो कंट्रोल हैजार्ड होता है बेसिकली वो होता है ब्रांचिंग के कारण। तो पहले मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख देती हूँ, दैट इज कंट्रोल हैजार्ड, और ये हैजार्ड हो रहा है ब्रांचिंग के कारण। चलिए समझते हैं पहले कि एक इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम होती है वो कैसे किसी प्रोग्राम की हम एग्जीक्यूट करते हैं। सपोज ये मेरा इंस्ट्रक्शन 1 है, यहाँ पे ये फैच हुआ, ये डिकोड हुआ, देन हमने इसको एग्जीक्यूट किया और मेमोरी में जो भी हमारा डेटा है उनको राइट बैक कर देते हैं इंस्ट्रक्शन 2। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फैच नहीं होगा, ये साइकिल में फैच होगा, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच, फिर इंस्ट्रक्शन डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। फिर 2 इंस्ट्रक्शन और ले लेते हैं इसके लिए, इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट एंड राइट बैक, एंड इंस्ट्रक्शन 4 यहाँ पे फैच होगा, यहाँ डिकोड होगा, इधर वो होगा एग्जीक्यूट, एंड देन यहाँ पे होगा राइट बैक। चलिए अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इंस्ट्रक्शन 1 फैच हो गया, उसके बाद वो नेक्स्ट सेगमेंट में डाल दिया गया डिकोड के लिए।
तब तक क्या हुआ, जब यहाँ पे ये डिकोड हो रहा था, इंस्ट्रक्शन 2 उस टाइम पर फैच हो चुका है, ये फैच हो रहा है। फिर जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड जो है वो एग्जीक्यूट के लिए चला गया, तब तक ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के लिए भेजा गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब इंस्ट्रक्शन 1 जो डिकोड हो रहा था तो उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन ऐसा मिला हमें डिकोड करते टाइम, कैसा, BNEZ R1 2000। अब इसका क्या मतलब है, ये एक इंस्ट्रक्शन होता है जो ये बताता है कि अगर R1 की वैल्यू 0 है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, आप वही एग्जीक्यूट करिए जैसा एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। पर अगर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन की वैल्यू यहाँ पे जो R1 की वैल्यू है वो 0 नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, हमको 2000 लोकेशन पे जाना होता है और वहां के इंस्ट्रक्शन को जो भी है हमें उसके आगे की वर्किंग स्टार्ट करनी होती है। एक नॉर्मल इंस्ट्रक्शन जब पाइपलाइन में डाले जाते हैं, स्ट्रीम्स जो है पाइपलाइन में डाली जाती हैं, तो होता क्या है, अब देखिएगा, ये मेरा क्या है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड को बताता है कि अगला वाला इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होना है। जब ये इंस्ट्रक्शन फेच हुआ तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू कहीं यहाँ पे मान लीजिए 1000 है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फेच हुआ, इंस्ट्रक्शन जैसे ही फेच हो गया और डिकोड के लिए भेज दिया गया, जो इंस्ट्रक्शन जो प्रोग्राम काउंटर होता है उसकी वैल्यू अपडेट कर दी जाती है, और सपोज करिए जो अपडेट हुई उसके बाद इसकी वैल्यू 1004 हो गई। मतलब जो I2 है वो ऑटोमेटिकली इंस्ट्रक्शन फेच करेगा, I2 इंस्ट्रक्शन फेच करेगा इस लोकेशन से। बट यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन 1 में जब डिकोड हुआ इंस्ट्रक्शन 1, तो वहां पे पाया गया कि भाई इस टाइप का एक इंस्ट्रक्शन आया है और यहाँ पे R1 की वैल्यू 0 नहीं है। उस केस में क्या हो गया, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे I2 हमने ये फेच करके रखा था, अब वो गलत इंस्ट्रक्शन फेच हो गया। इंस्ट्रक्शन कौन सा फेच होना चाहिए था, कोई 2000 लोकेशन थी, वो वाला इंस्ट्रक्शन फेच होना चाहिए था। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक गलत इंस्ट्रक्शन हमने फेच कर लिया। अब इससे होगा क्या कि अब आप नीचे आप देखोगे ना, तो हर इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से प्रोग्राम काउंटर से वैल्यू को, अपडेटेड वैल्यू को लेंगे और फेच करते रहेंगे। बट यहाँ पे हमारा जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वही गलत हमने फेच कर लिया, गलत लोकेशन से फेच कर लिया। तो यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि हमने गलत लोकेशन से इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया मेमोरी से। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये वेस्ट हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है, तो यहाँ पे हमें करनी पड़ती है फ्लशिंग। तो ये होता है हमारा कंट्रोल हैजार्ड। अब हमने आज के टॉपिक में देखा कि हमारे पाइपलाइन हैजार्ड क्या होते हैं, और हमने 3 टाइप के पाइपलाइन हैजार्ड्स को बहुत ही डिटेल में समझा।